Jungle. तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स। जनरल एनेस्थेटिक्स का पूरा ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम इस जनरल एनेस्थेटिक्स की डेफिनेशन एंड इसका क्लासिफिकेशन एंड एवरी ड्रग का जो क्या यूज होता है एंड क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, ये सब कुछ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली अवर इंट्रोड्यूस जनरल एनेस्थेटिक्स. General anesthetics are the drug given systematically during surgical procedure. Drug act on central nervous system and causes analgesia, anemia, reversible loss of memory, loss of consciousness, along with reflection of all body muscles and vacation of autonomic and sensory reflex. अब इस डेफिनेशन को हिंदी में पढ़ते हैं, जो कि है सामान्य एनेस्थेटिक्स सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान व्यवस्थित रूप से दी जाने वाली दवाई हैं। ये दवाइयाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करती हैं और अनाल्जेसिया, भूलने की बीमारी, चेतना की हानि के साथ शरीर की सभी मांसपेशियों में शिथिलता और स्वायत्त और संवेदी सजगता की नाकाबंदी का कारण बनती है। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान दिए जाती हैं। मतलब जैसे ऑपरेशन के पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको एनेस्थेटिक्स ही बोलते हैं। और ये जो मेडिसिन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है। ये जो मेडिसिन है फर्स्ट पहले अनाल्जेसिया के स्टेज में होती है, मतलब पेशेंट को दर्द की अनुभूति नहीं होती है। फिर पेशेंट धीरे धीरे भूलने लगता है, उसकी स्मृति चले जाती है और चेतना की हानि हो जाती है, मतलब उसे कुछ होश नहीं रहता है, और जिससे हमारी मांसपेशियों में भी हलचल होना बंद हो जाती है और ये पूरा शरीर शून्य हो जाता है। अनाल्जेसिया के 4 स्टेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज होता है अनाल्जेसिया, दूसरा एक स्टेज होता है एक्साइटमेंट, तीसरा स्टेज जो होता है वो सर्जिकल एनेस्थेसिया, एंड जो लास्ट स्टेप होता है उसको बोलते हैं मेडुलरी डिप्रेशन। आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वही हमारी जो भी मैसेज होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और जब ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिप्रेशन में चला जाता है तो कोई भी मैसेज हमारी बॉडी से ब्रेन तक ना जा सकता है और ब्रेन से ना कोई मैसेज हमारी बॉडी के किसी पार्ट तक आता है, जिससे पेशेंट को किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती, मतलब उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो भी शेयर करना ना भूलें। अब पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। जो इसका क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। तो जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है उसको भी 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, गैसियस एनेस्थेटिक्स एंड लिक्विड एनेस्थेटिक्स। गैसियस एनेस्थेटिक्स में आता है नाइट्रस ऑक्साइड और जिनॉन, और लिक्विड एनेस्थेटिक्स में आता है डेसफ्लोरिन, एनफ्लोरिन, ईथरडाइथी, ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवफ्लोरिन। अब पढ़ेंगे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्लो एक्टिंग एनेस्थेटिक्स एंड फास्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स। स्लो एक्टिंग एनेस्थेटिक्स भी 3 पार्ट में डिवाइड है, बेंजोडाइज़ेपिन, हेलुसिनोजेंस, ओपियोइड एनाल्जेसिक। बेंजोडाइज़ेपिन्स की ड्रग हैं डाइज़ेपाम, मेडाजोलम, लोराज़ेपाम। हेलुसिनोजेंस की जो ड्रग का नाम है वो है केटामाइन, और ओपियोइड एनाल्जेसिक जो ड्रग हैं वो हैं अल्फेंटानिल, फेंटेनिल एंड मॉर्फिन। सॉरी माय मिस्टेक, ये मॉर्फिन होता है ना कि मॉर्फिन। अब है
इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की फास्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक्स ड्रग जिसके नाम है इटोमिडेट, मेथोहेक्सेटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, थियोपेंटोन सोडियम। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसमें हम इन सारी ड्रग्स का यूज, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकती हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पढ़ेंगे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का। गैसियस एनेस्थेटिक्स जो है नाइट्रस ऑक्साइड फर्स्ट। So nitrous oxide is also known as laughing gas due to its atmospheric effect. It is one of the best advantages and widely used inhalation anesthetics agent. अब इसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है नाइट्रस ऑक्साइड को इसके उत्साहवर्धक प्रभावों के कारण हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे लाभप्रद और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट में से एक है। इसका मतलब है जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को लाफिंग गैस बोलते हैं। यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बन सकता है कि लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O2, जिसमें 2 अणु नाइट्रोजन के एंड 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो ड्रग होती है वो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली ड्रग है जो इनहेलेशन के रूप में यूज की जाती है। अब पढ़ेंगे थेरापेटिक यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉमनली अप्लाइड एंड as adjunct to other anesthetics agent. It is also applied for excretion of teeth, obstetrical analgesia and for keratin painful procedure. अब इसका हिंदी मीनिंग पढ़ लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग आमतौर पर दूसरे संवेदनहारी एजेंट यानी दूसरे एनेस्थेसिया के साथ किया जाता है। इसका उपयोग दांत निकालने की प्रसूति, पीड़ा शून्यता और कुछ दर्दनाक प्रक्रियाओं के लिए भी किया जाता है। तब इसका यूज दांत निकालने के समय या दूसरे पेनफुल सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर नीला होता है। ये मतलब नाइट्रस ऑक्साइड इनहेलेशन होता है वो हमेशा ब्लू कलर के सिलेंडर में ही आता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना तभी आपको कुछ समझ आएगा। अब पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इट कॉजेस इंक्रीज इन नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया। इसका हिंदी मीनिंग है यह एनेस्थेसिया देने के दौरान मतली और उल्टी में वृद्धि का कारण बनता है। मतलब पेशेंट में उल्टी हो सकती है, उसका जी मचला सकता है। सेकेंड एडवर्स इफेक्ट है इट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन, डीऑक्सीथाइमिडीन एंड डीएनए। यह है मेथियोनिन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीएनए की संश्लेषण में हस्तक्षेप करता है। मेथियोनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी में हम डाइट के थ्रू लेते हैं। डीऑक्सीथाइमिडीन मतलब जो थाइमिडीन होता है आप जानते होंगे डीएनए 4 न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। थाइमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो थाइमिन होता है उसको ही डीऑक्सीथाइमिडीन कहते हैं। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है इन चारों में से जो कि आरएनए में नहीं होता है? ऑप्शन में है थाइमिडीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड है डीएनए के कौन सी दूसरे न्यूक्लिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट एडवर्स इफेक्ट जो है इफ गिवन फॉर मोर देन 4 आवर्स इट कैन कॉजेस मेगालोब्लास्टिक वेरिएशन इन द बोन मैरो।
on continued and frequent exposure, the staff and patient can develop bone marrow depression and teratogenic risks. इसका हिंदी मीनिंग होता है, यदि 4 घंटे से अधिक समय तक दिया जाता है तो यह अस्थि मज्जा में मेगलोब्लास्टिक बदलाव पैदा कर सकता है। निरंतर और बार-बार संपर्क में आने पर कर्मचारियों और रोगियों में अस्थि मज्जा अवसाद और टेराटोजेनिक जोखिम विकसित हो सकता है। इसका मतलब है, यदि नाइट्रस ऑक्साइड को 4 घंटे से अधिक समय के लिए दिया जाता है तो हमारे बोन मैरो में इफ़ेक्ट करता है, जिससे हमारा बोन मैरो जो है वो आरबीसी को सही तरीके से नहीं बना पाता है। आरबीसी जो होती हैं वो बड़े आकार की बनती हैं, जिससे वह ऑक्सीजन को ले जाने में सक्षम नहीं होती हैं। उसको ही मेगालोब्लास्टिक वेरिएशन कहते हैं। और यह बार-बार दिए जाने पर पेशेंट और स्टाफ को जो बोन मैरो हो उसको इफ़ेक्ट करती है, जिससे वह ठीक तरीके से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं बना पाता है। उसको ही बोन मैरो डिप्रेशन बोलते हैं। एंड टेराटोजेनिक रिस्क का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रेगनेंसी के दौरान संपर्क में आते हैं और भ्रूण को इफ़ेक्ट करती हैं। कुछ और जन्मजात बीमारियों को पैदा करती हैं, उसको ही टेराटोजेनिक रिस्क बोलते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए अब इसको यहीं ख़त्म करती हैं। सेकेंड पार्टी बहुत जल्दी आएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।